कर लीजिएगा और जिस दिन काउंटिंग होगी तब आप मुझसे बात करिएगा। 1 लाख से प्लस अगर मुस्लिम मतदाता मुझे नहीं मिला ना तो लानत है मेरी राजनीति करने में। 2015 वाली क्रम मानकर चल रहे हैं। लेकिन आप जिस पार्टी में हैं, अक्सर उसके बहुत सारे नेता विवादित बयान देते हैं, खास तौर से मुस्लिमों को लेकर। आप विदुड़ी आपके सामने है, विदुड़ी जी का बयान। तो कभी ऐसे बयान सुनकर आपको असहजता महसूस हुई? है माननीय मोदी जी है, आज देश के नहीं, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी अपनी एक रेपुटेशन है, अपनी एक छवि है उनकी। कभी देखा है उनको, कोई बयान सुना है उन्होंने, कोई लूज टॉक किया हो, कभी कोई गलत जी, बयान कपड़ों से पहचान होती है। जो ये नशे नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारी लोकसभा में। सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मनीष चौहान जी के साथ, क्योंकि आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक रैली निकाली गई गंगों से सांगाखेड़ा के बीच। मनीष भाई अभी सांगाखेड़ा में ही हैं, और गणतंत्र दिवस की जो रैली थी, जो छात्रों द्वारा निकाली गई थी, उसके मुख्य अतिथि थे। स्वागत है जी आपका। धन्यवाद मुस्तफा भाई। तो मनीष भाई, गणतंत्र दिवस की रैली थी या पार्टी का शक्ति प्रदर्शन था, कैसा रहा? नहीं नहीं, देखिए हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे थे और हर वर्ष किसी ना किसी क्षेत्र में होते हैं। पिछली बार शामली में निकाली थी, उससे पिछली बार कांधला में निकाली थी। तो इस बार हमारे गंगों के नौजवान साथी इकट्ठा होके, बल्कि इनवाइट करने आ भी नहीं पाए थे, फोन पे ही उन्होंने, क्योंकि मैं बाहर था तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इतनी शानदार यात्रा, तो क्या कहूँ, उसको तो एक रेला निकल गया, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना सम्मान मुझे दिया और बुला के एक बड़ा शानदार कार्यक्रम एक तिरंगा यात्रा के रूप में इन्होंने करने का कार्य किया। आप सांगाखेड़ा में हैं अभी, सांगाखेड़ा में कैसा स्वागत हुआ? बहुत भव्य स्वागत। मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि सांगाखेड़ा जैसे गांव में, और क्योंकि काफी बड़ा गांव है गंगो विधानसभा का, और मुस्लिम बहुल गांव है। मुस्लिम बाहुल्य गांव है, और उसमें इतना शानदार और इस तरीके से चिल्ला चिल्ला के सबने समर्थन देने का काम किया, प्यार देने का काम किया। तो मैं तो तहे दिल से इस गांव का धन्यवाद करता हूं और हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। अभी बीजेपी ने टिकट तो फाइनल नहीं किए, लेकिन आपकी तैयारी है, आप कितने आश्वस्त हैं कि आपको टिकट होगा? देखिए, हम तो पिछले 25 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, बराबर लोगों के कार्य करते आ रहे हैं। मेरे पिताजी कार्य कर रहे हैं, एमएलसी हैं वर्तमान में। मैं भी जिला पंचायत शामली अध्यक्ष जो है हमारी, ये कार्य देखता हूँ सारे वहाँ पर। तो तैयारी है, पूर्ण रूप से हमारी तैयारी है। बस हमें इंतजार है पार्टी के निर्णय का कि पार्टी क्या निर्णय लेगी। वर्तमान में सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी, क्या उनका टिकट कट सकता है फिर तो, अगर आपका टिकट होगा? देखिए, डेमोक्रेसी में हमारा जो संविधान है उसमें हर किसी को मांगने का, टिकट मांगना, अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं पार्टी के सामने अपना प्रस्ताव रख रहा हूँ, क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ। प्रदीप चौधरी जी हैं हमारे, सांसद हैं, 3 बार के विधायक हैं। समाज की भी बात करूं तो समाज के हमारे बड़े नेता भी हैं और सम्मानित है हमारे लिए। वो अपने लिए कार्य कर रहे हैं, मैं अपने लिए कार्य कर रहा हूँ। पार्टी एक का निर्णय लेगी, जिसके साथ जिसका निर्णय पार्टी लेगी, सब लोग मिलकर उसको लड़ाने का काम करेंगे। और मैं तो नहीं कहूँगा टिकट काटना देना, ये सब पार्टी का, हमारी जो टॉप लीडरशिप है, हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये उसका काम है, संगठन का काम है। वो उनका निर्णय है, जो भी पार्टी का निर्णय होगा, संगठन का निर्णय होगा, हम तो उसको एक्सेप्ट कर कर और उसी हिसाब से पार्टी के लिए काम करेंगे। आप बीजेपी पार्टी से हैं, और अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम जो है बीजेपी से थोड़ा हटके चलता है। आपको उम्मीद है, जिस तरह आप मुस्लिम गांव में घूम रहे हैं और आपको समर्थन भी मिल रहा है, आपको अंदाजा है कि ये वोट में कन्वर्टेड हो जाएगा? देखिए, मैं गारंटीड, आप चाहे आज लिख लीजिए पेन और कॉपी लेके, मेरा आज का कथन लिखिएगा आप। मैं 1 लाख से ज्यादा वोट मुस्लिम लूंगा अगर मुझे पार्टी मौका देती है। तो आपको मैं गांव दर गांव आपको मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, मुझे इस गांव में इतनी वोट मिलेगी, इस गांव में इतनी वोट मिलेगी, क्योंकि हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज से नहीं, बहुत टाइम हम लोग कार्य करें, बड़ा लंबा समय हो गया। हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी, मुझे लगभग लगभग 2001 से तो मैं लोगों के काम करवा रहा हूँ। 23 साल तो मुझे काम करवाते हो गए। उससे पहले मैं जब भी छुट्टियों में आते थे, हम पढ़ाई करते हुए, जब भी हमारी छुट्टियां हुआ करती थी, हॉस्टल से आते थे, तो हमें हमारे पिताजी ने क्या सिखाया? चाय पिलाना, पानी पिलाना, सुबह उठते थे, पूरा दिन हम लोगों की सेवा करते थे। तो हम तो हवलदार से एसपी की दौड़ में हैं।
मैं डायरेक्ट चांदी की चम्मच या सोने की चम्मच से खाना नहीं मिला हमें। हमें हमारे पिताजी ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम विधायक के या मंत्री के पुत्र हैं। हमसे काम लिया है, हमसे उन्होंने खेत में भी काम करवाया, हमसे सुबह उठ के हमसे झाड़ू लगवाते थे, बैठक में खाट कुर्सियां डालते थे, हुक्का ताजा करते थे, आग सिलगाते थे, पूरा दिन जो लोग आते थे उनको चाय पिलाना, पानी पिलाना। आज तो नौकर रहने लगे हैं, उस टाइम तो हम ही हुआ करते थे नौकर। तो हमारी जो परवरिश हुई है वो ऐसे माहौल में हुई है कि हमें हमारे बड़ों ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि आपको सेवा करनी है। हमारे लिए राजनीति इसीलिए सेवा भाव है। हम राजनीति इसलिए नहीं करते कि मेरी पेंशन बंधेगी या मैं काऊं काऊं करता फिर सायरन घूमता फिरूं, बढ़िया मैं अच्छे कपड़े पहन के घूमता नहीं। हमें राजनीति हम कर रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए। राजनीति हम कर रहे हैं, हमें सिखाया यही गया है कि आपको सेवा करनी है, सेवा भाव के साथ राजनीति में जाओ। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, और जिस दिन काउंटिंग होगी तब आप मुझसे बात करिएगा। 1 लाख से प्लस अगर मुस्लिम मतदाता मुझे नहीं मिला ना तो लानत है मेरी राजनीति करने में। आप मुस्लिम गुजरों में खासकर घूमते हैं और मुस्लिम गुजर आपके साथ काफ़ी हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं इकरा हसन के रूप में, तो आपको नहीं लगता यदि इकरा हसन का टिकट हुआ तो वोटों का कहीं आप अपने पक्ष में कर पाना मुश्किल होगा? देखिए, इकरा हसन मेरे सामने 2015 में चुनाव लड़ी थी, और जिस सीट पर वो चुनाव लड़ी थी उस सीट पर लगभग लगभग 6200 वोट मुस्लिम ज्यादा थी। मैंने चुनाव लड़ा। हमारा गांव पड़ता है मलकपुर, अच्छा खासा बड़ा गांव है, 3500 वोट है। पड़ जाती हैं 2800-2900 वोट पड़ जाती हैं। बहुत जोर लगा दें तो मैं उम्मीद करता हूं जो मेरा चुनाव हुआ तो हो सकता है 3000 भी पड़ जाए। उस गांव में इकरा हसन को 600 वोट मिली थी उस टाइम, और मुझे 2000 से ऊपर वोट मिली थी। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थिति है। तब भी तो इकरा लड़ी थी, तब वो फ्रेश चेहरा थी, तब तो लोगों को उम्मीद भी थी कि कुछ आगे बनेगी तो करेगी। अब तो पिछले टाइम से मैं कहता हूं कि इकरा ने चुनाव जिताया। अभी जैसे पूर्व में भी हमारे पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि इकरा ने नाहिद को चुनाव जिताया। इकरा ने नाहिद को चुनाव जिताया। हम ये पूछते हैं कि काम कितने लोगों के कराए, कितने लोगों के काम करा पाए, कितने फोन वो थाने में करते हैं, कितनी उपस्थिति रहती है। ऐसा नहीं होता खाली जो जनप्रतिनिधि होता है वो इसलिए नहीं होता कि आप दावतों में चले जाओ, वलीमा में चले जाओ, शादियों में जाके कन्यादान कराओ, आप दुख में सुख में बैठाओ। वो जरूरी है वो चीज, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यकर्ताओं के किस तरीके से काम करवा पा रहे हैं। अब आपका कार्यकर्ता ही मायूस है। देखिए, मैं एक चीज से अंदाजा लगा रहा हूं, मेरा जो वोटर है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो 50 वर्षों से मेरे घर परिवार में आस्था रखता है, माननीय वीरेंद्र सिंह जी में आस्था रखता है, मेरे पिताजी में, और वो उनका कार्यकर्ता है, उनका सपोर्टर है, उनका वोटर है, वो मैं चैलेंज करता हूं, किसी दूसरे नेता के घर पे नहीं देखा होगा उसको। तो आप 2015 वाली इकरा मानकर चल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं 2015 और 2024 की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि नेता की पहचान होती है कि उसका जो वोटर है, उसका सपोर्टर है, वो कितने नेताओं के घर चक्कर लगा रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे साथ जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, हमारा वोटर किसी के साथ नहीं दिखाई देगा, किसी दूसरे नेता के घर पे दिखाई नहीं देगा आपको। नेता, अब आप देख लीजिए, किराना 80% मेरे पास आ रहा है, तो कुछ कमी तो होगी, लोगों को महसूस तो होता होगा। क्या जरूरत पड़ी सांगा ठेड़ा वाले मुझे बुला रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी कि गंगो वाले मुझे प्रोग्राम करते हैं मेरा और मेरे पास काम के लिए आते हैं? क्या जरूरत है नकुड़ से लोग आज की रैली में शामिल हुए, और नकुड़ से लोग मुझे फोन करके बुलाते हैं, मैं नकुड़ एसडीएम को फोन करके कहूं या सरसावा में कहूं? कुछ तो बात होगी। काम कर रहा हूं। आप अक्सर मुस्लिमों के बीच रहते हैं, मुस्लिम मतदाता भी आपको मत करते हैं, पूर्व में भी आपने किया, लेकिन आप जिस पार्टी में हैं अक्सर उसके बहुत सारे नेता विवादित बयान देते हैं, खास तौर से मुस्लिमों को लेकर। आप विदुड़ी आपके सामने है, विदुड़ी जी का बयान, तो कभी ऐसे बयान सुनकर आपको असहजता महसूस हुई? देखिए, क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए आप मुस्तफा भाई, मैं क्लियर बता दूं आपको, आप किसी की जुबान नहीं पकड़ सकते। जो भी विधुड़ी जी का बयान था उसके लिए हमारे रक्षा मंत्री जी ने सदन में माफी मांगी, और पार्टी ने जो भी उनके 15 दिन की शायद समिति भी कोई गठित की थी कार्रवाई के लिए, नहीं कुछ उस हुई पे कार्रवाई? नहीं नहीं उस पे चल रहा है, वो लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक मामला ये राम मंदिर वाला था तो उसमें बड़ा भव्य तरीके से तैयारी, सब लोग उसमें व्यस्त है, वो कमेटी अपना काम कर रही है, उस पर कार्रवाई होगी। वो गलत था, उसकी निंदा भी होनी चाहिए, वो गलत था। देखिए, हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को भी कोई किसी तरह का गलत तरीके से बोले, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। यही, मैं अपने धर्म की बात करूं, मैं सनातन से आता हूं, मैं हिंदू हूं, तो मेरा धर्म मुझे यही सिखाता है कि सभी धर्मों का सम्मान भी करो, सभी लोगों का ध्यान, उनको सम्मान दो। तो उसी परिपाटी में हम चलते हैं। रही बात, आज तक हमारे जो बड़े नेता हैं, माननीय मोदी जी हैं,
आज देश के नहीं, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी अपनी एक रेपुटेशन है, अपनी एक छवि है उनकी। कभी देखा है उनको, कोई बयान सुना है उन्होंने, कोई लूज टॉक किया हो, कभी कोई गलत जी, बयान? कपड़ों से पहचान होती है। नहीं नहीं, वो समझने वाले अलग समझे। वो समझने, देखिए होता क्या है, यहाँ पर राजनीतिक रूप से हम कुछ चीजों को ना अलग तोड़ मोड़ के अपने स्वाद अनुसार पेश कर देते हैं। वो पेश ही शायद बोला इसलिए जाता है कि उसका कुछ अर्थ निकाला जाए। नहीं, वो कुछ लोग निकाल लेते हैं। अब बहुत से बयान हैं, दोनों तरफ से आ जाते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें ये पता है हम क्या हैं। हम कहीं भी रहें, हमें इतना पता है कि हमारा क्षेत्र हमारी धरोहर है। इस क्षेत्र में आपसी भाईचारा हमें कायम रखना है, हमें अपना प्यार मोहब्बत का रिश्ता कायम रखना है, क्षेत्र को विकसित बनाना है। गलत सिफारिशों से, मैं कहता हूं कोई भी आता है, कोई मर्जी आए, किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो, गलत सिफारिश मेरे पास आती है, मेरा दिल गवाही नहीं देता, मैं उसको कह देता हूं भाई मैं ये आपका काम नहीं कर पाऊंगा, आप जाइए कहीं और देख लीजिए। क्योंकि जिससे समाज को नुकसान हो मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, क्षेत्र को नुकसान हो मैं वो कोई काम नहीं करता। मेरी सोच मैंने जो अपने बड़ों से सीखी है, हमें क्षेत्र में विकास करना है, हमें आपसी भाईचारा अपना कायम रखना है, क्षेत्र में गुंडा तत्व हावी ना हो, माहौल खराब करने वाले लोग ना पनपे, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहकर अपने क्षेत्र को साफ सुथरा बनाना है और उसका विकास करना है, अपने लोगों के अंदर भरोसा जगाना है। इसी सोच के साथ राजनीति में और इसी सोच के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो मुझे कोई असहजता, कोई ऐसी महसूस नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है मैं ठीक हूं और मेरे लोगों को भी पता है। ऐसा नहीं है, मेरी सोच खराब होती तो शायद इस तरीके से प्यार मुझे ना मिलता जो मुझे मिल रहा है समाज में। तो गठबंधन से सबसे मजबूत टक्कर देने वाला किसको समझते हैं आप? मैं सोचता ही नहीं हूँ गठबंधन के लिए, मुझे टाइम ही नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं अपने लोगों में उलझा हुआ हूँ, इतना काम, मैं अगर अपने ही काम पूरे कर दूं वही मेरे लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी। आप ये अगला काम कहाँ दे रहे हैं मुझे कि मैं उसके लिए सोचूं? मैं क्या सोचूं, वो अपने उनके कार्यकर्ता सोचेंगे, उनके अपने लोग सोचेंगे, अब मुझे क्या सोचना है उनके लिए? आपको टिकट हो जाता है और आप सांसद बन जाते हैं, तो क्षेत्र के लिए प्राथमिकता क्या होगी आपकी सबसे? देखिए, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता, जो मेरे सामने बड़ी समस्या आ रही है, जिसके लिए मैं बड़ा परेशान हूँ, वो है कि हमें जो ये नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारी लोकसभा में, गंगो विधानसभा खास तौर से। मैं हमारे बड़े बुजुर्ग लोग मुझे कहते हैं, कुछ हमारी माताएं बहनें, अक्सर जब मैं जाता हूं कभी, तो वो कहते हैं भाई तू इसका कुछ सोच, इसका कुछ कर। तो मेरी पहली प्राथमिकता तो यही है कि हम कैराना को नशा मुक्त बनाएंगे, कि इसमें प्रयास करेंगे कि जो ये इंजेक्शन और ये सब का कारोबार चल रहा है, स्मैक का, और ये सब चीज़ें बंद हो, पहली चीज़। दूसरा, जो हमारा नौजवान है उसको सही दिशा दिखाकर उसमें जो भी, चाहे वो क्या नाम है, रोजगार की तरफ बढ़े, चाहे वो व्यापार की तरफ बढ़े, बहुत सी योजनाएं हैं। हमारे नौजवानों को गुमराह करने का काम कुछ लोग करते हैं। विपक्ष का टारगेट ही यही है कि वो हमें गुमराह करने का काम करता है। वो करता है कि हर चीज को ना गलत तरीके से, जैसे अग्निवीर योजना थी उसको गलत तरीके से पेश करने में सब लगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो नौजवान हैं वो शिक्षा की तरफ चले, हमें शिक्षा का अच्छा माहौल क्षेत्र में देना है और वो अच्छी नौकरियों पर जाएं, अच्छे व्यापार की तरफ बढ़ें। ये मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी। तीसरी प्राथमिकता मेरी हमारी माताएं बहनों के लिए होगी कि उनको एक बहुत अच्छा वातावरण वैसे तो मिल भी रहा है, कि वो भविष्य में भी एक अच्छी सुविधाएं उनके लिए हों, अच्छे ऐसे चीज़ें उनके लिए आगे आए। जो हमारी बहनें हैं, नौजवान बहनें, वो भी मतलब कंधे से कंधा मिला के, जो हमारी सरकार का वो है कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, तो जो हमारी बेटियां हैं, जो बहनें हैं हमारी, वो भी तरक्की की तरफ चलें, उनके लिए ऐसे रास्ते खुलें कि वो भी बिजनेस में आगे बढ़ें, जॉब्स में आगे जाएं। तो मेरी इन 3 प्रायोरिटीज के साथ मैं क्षेत्र में जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे मनीष चौहान जी। खैर, बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।